जहीर अहमद के अगर आप चलान को पढ़ेंगे तो ये पूरी एक हॉलीवुड की स्टोरी है। 3 सूबों को चकमा देना, 3 सूबों की पुलिस को चकमा देना, 3 सूबों के लोगों को गुमराह करना, पूरी दुनिया के लोगों के जज्बात के साथ खेलना, ये आम मुकदमा नहीं है, ये वो वाला मुकदमा नहीं है। आप हर चीज को मिक्स ना करें, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पर रहें कि चलान कैसे गलत है, आप इस चीज के ऊपर आए जिस पर उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑनरेबल कोर्ट ने लिखी है, द ऑब्जर्वेशंस मेड हेयर इन अबव आर टेंटेटिव in nature and learned trial court shall not be influenced in any manner while deciding the case on merits। जो केस है ना जी, जो ट्रायल है, उसका फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है, जो उसका फैसला प्रॉपर सारा ट्रायल चलने के बाद होना है। और ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सलाहुद्दीन पावर साहब क्या कहते हैं कि ये जो ट्रायल कोर्ट है ना, वो अपने दिमाग में एक चीज बिठा ले, जो भी ट्रायल कोर्ट हो वो अपने दिमाग में ये चीज बिठा ले कि जो हम ये फैसला लिख रहे हैं ये बादी नजर में है, जो हमारे सामने टेंटेटिवली आया है, जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है, ये उसकी बुनियाद पर है। आपका काम यह है ट्रायल कोर्ट साहब कि आपने हमारे फैसले से इन्फ्लुएंस नहीं होना, दबाव में नहीं आना, आपके पास जो मुकदमा है वो आपने मेरिट पे डिसाइड करना है। इसका मतलब मैं आपको आसान अल्फाज में समझा देता हूं कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट का कहना यह है कि मुकदमा तो चलेगा, ट्रायल चलेगा, ट्रायल के अंदर सजा जजा का फैसला होगा, हमारे पास सिर्फ जमानत की हद तक है। सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, हमें कानून के मुताबिक मुकदमे को पढ़ना है और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को जितना जो मेरी नाक़िस इल्मी है, जितनी मेरी कानून की तालीम है, उसके मुताबिक आप लोगों को समझा सकूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिरी पैरा, जो कंक्लूडिंग पैरा है 5वां, उसके 2 पोर्शन हैं, 2 लाइन के 2 पोर्शन हैं, जिसके अंदर पहले में यह बताया गया है कि मुल्ज़मान को जो दरखास्त गुजार हैं, निकाह खान और गवाह, उनको जमानत दे दी जाती है बाद गिरफ्तारी, और 1-1 लाख रुपए का मुचलका वो अदा करेंगे और मुचलके के साथ पर्सनल श्योरिटी भी वो देंगे। पर्सनली कोई बंदा उनकी गारंटी देगा, क्योंकि ये ट्रायल के अंदर पेश होंगे, ये लोग मुकदमे से भागेंगे नहीं, वो श्योरिटी भी इनकी वहां पर दी जाएगी। उसके बाद इन लोगों को रिहा किया जाएगा। अगर रोबकार तैयार हो जाती है, प्रॉपर एक फॉर्म होता है, वो तैयार हो जाता है ट्रायल कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जब चलान आ जाता है अदालत में तो मुचलके जो होते हैं वो ट्रायल कोर्ट में दिए जाते हैं। जो मरकजी मुल्ज़मान है, जो ज़हीर है, शबीर है, उनके ऊपर तो ये इल्जामात हैं कि वो बच्ची को लेकर आए हैं और पुलिस की तफ्तीश से साबित हो चुका है, CDR से साबित हो चुका है, और भी तरह तरह के शवाहद मौजूद हैं जिनकी वजह से उन मुल्ज़मान को मरकजी मुल्ज़मान कहा जाता है। सेकेंडली, वो लोग बेनिफिशरी थे, उन्हीं लोगों ने बच्ची को अगवा किया था, उन्हीं लोगों ने बच्ची को छुपाया था, बच्ची के साथ जो भी मामलात हुए वो उन लोगों से अलर्ज किए जाते हैं मुकदमे के मुताबिक। लेकिन जो निकाह खान और गवाह है, इनके मुतल्लिक सिर्फ इल्ज़ाम इतना था जो मुकदमे से बज़ाहिर वाज़ेह होता है कि उन्होंने, निकाह खान ने और गवाह ने, जब ये निकाह हो रहा था, निकाह खान जब निकाह पढ़ा रहा था तो, और जो गवाह था जब वो साइन कर रहा था, तो इन लोगों ने स्क्रूटनाइज नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स को देखा नहीं, जो कि कानून की रिक्वायरमेंट है कि आपको देखना है जब आप निकाह करते हैं कि बच्ची की उम्र, और उसके हवाले से जो निकाह के अंदर 18 साल की उम्र लिखी गई, बाद में मेडिकल बोर्ड बना, कागजात के मुताबिक 14 साल है, मेडिकल के मुताबिक 15 साल है, तो ये तमाम चीजों की वजह से वो लोग जेल में थे और उनके खिलाफ ये मुकदमा बना हुआ था। मैं आप लोगों को उस फैसले के अंदर से कुछ अच्छी चीज बताऊंगा और जो फैसला है एग्जैक्टली वो फैसला भी आपको बताऊंगा। जो फैसला कोई भी लिखा जाता है तो दोनों फ्रीकैन के दलाइल से मुतल्लिक चीजों को ऑनरेबल कोर्ट लिखती है। पहले तो उस मुकदमे के बारे में बताती है कि कौन सा ये मुकदमा है, ये मुकदमा बेसिकली इसके फैक्ट्स क्या हैं। उन फैक्ट्स को लिखने के बाद दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को लिखा जाता है। सबसे पहले चूंकि दरखास्त जमानत दायर करने वाला मुल्ज़मान की तरफ से जो वकील होता है वो होता है, उनकी तरफ से दलाल दिए जाते हैं, जो कि इसके अंदर असगर अली, फैज अहमद जो है और गुलाम मुस्तफ़ा, असगर अली और हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा के बिहाफ पर मोहम्मद आमर नियाज बडेरा जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है और ज़हीर के और शबीर के भी वकील हैं, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए। उसके बाद जो स्टेट होती है, रियासत होती है, जिस तरह मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि जब भी फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल केस होता है तो रियासत मुदई होती है। सबसे पहले रियासत मतलब उस केस को चलाती है, वो रियासत बनाम जो भी मुल्ज़मान होते हैं वो होता है। तो रियासत की तरफ से मिस्टर अबरार अली खिची साहब थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध है, और सैयद मेहदी अली काज़मी जो मुदई मुकदमा है उनकी तरफ से जिब्रान नासर ने अपने दलाल दिए। 3 सफ़ात के तहरीरी फैसले को जब आप कंक्लूड करते हैं तो एक चीज पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इसके लिए खुशियां मनाए,
जो भी इस फैसले को लेकर इस पूरे मुकदमे को रोंदने की कोशिश करे, उनके लिए ये मेरा पैगाम है कि इस फैसले ने सबसे बड़ा पैगाम ये दे दिया है कि भाईजान ट्रायल चलना है और ट्रायल कोर्ट इस फैसले को कभी भी अपने सामने रखकर नीचे वाले मामलात को तय नहीं करेगी। ये वही उसी तरह का फैसला है जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिंध हाई कोर्ट के फैसले को, जिसमें बच्ची को 8 जून को छोड़ दिया गया था, उसको साइड पे रख देता है और मुद्दई को इजाजत देता है कि जाकर मेडिकल चैलेंज करे और नया मेडिकल बोर्ड बनवा सकता है। और मैं आप लोगों को वाजे कर दूं, जो जुडिशरी के खिलाफ आप लोग फौरन आपके जज्बात हैं, मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये हमारे सियासी मुकदमात होते हैं या कोई भी ऐसे मुकदमात जिसके अंदर अवाम के डायरेक्टली जज्बात जुड़े होते हैं, वो बार बार जब भी अदालतों का कोई फैसला अवामी जज्बात के खिलाफ आता है तो अवाम का एक रद्द अमल आता है और अवाम ये कहना शुरू कर देती है कि शायद अदालतें इंसाफ नहीं करती। तो ये इस जमानत की हद तक और इस तरह के जो टेंटेटिव नेचर के केसेस होते हैं, जिनका बड़ा लिमिटेड सा स्कोप होता है, जिनका असर मुकदमे में लॉन्ग रन नहीं होता, उनकी वजह से अदलिया पर तनकीद ना किया करें, अदलिया के बारे में ऐसे अल्फाज ना बोला करें, क्योंकि ये अदलिया भी हमारी है, हमें ही इनका वकार बनाना है और जब हम अपनी अदलिया का वकार बनाएंगे तभी हम दोबारा अदलिया से रुजू कर सकेंगे। अगर हमें कोई मसला होगा, हमें सोसाइटी के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, तो इसी अदलिया से हमें रुजू करना है और इसी अदलिया ने बेशुमार पहले भी अच्छे फैसले किए हैं जो आपके मुताबिक अच्छे हैं। बहरहाल अदलिया फैसला जात को देखकर अपने सामने दलाइल के मुताबिक और अपने सामने जो मुकदमा होता है जजेस उसके मुताबिक फैसला सुनाते हैं। उनके अगेंस्ट, ये अपने ज़हन में क्लियर कर लीजिए, उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है, अभी तक का जो माहौल बना हुआ है केस का, उनके खिलाफ 364 का एलिगेशन नहीं है। उनके खिलाफ अगर 364 का एलिगेशन ट्रायल कोर्ट के अंदर साबित होगा तो इस फैसले की कोई हैसियत नहीं रहेगी ट्रायल कोर्ट के सामने। यह सिर्फ जमानत की हद तक है, सिर्फ मुकदमे के दौरान जमानत की हद तक है, ये सारी जिंदगी की जमानत नहीं है। अगर ट्रायल 1 महीने में 2 महीने में कंक्लूड हो जाता है, यही निकाह खान और गवाह को भी सजा हो जाती है, तो ये वापस सजा के लिए जेल में जाएंगे। जो सजा ऑलरेडी इनको जमानत के दौरान हो चुकी है, जितनी देर ये जेल में रहे हैं, उसको माइनस कर दिया जाएगा और बाकी की सजा ये लोग काटेंगे। ये वो मुल्जमान हैं जिनके खिलाफ 3 साल तक की सजाओं का जुर्म था। 3 साल तक की सजाएं वाजे हो रही थी कि ये लोग सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत ये गिल्टी बनते हैं। जो जहीर और शबीर हैं, उसी चलान के मुताबिक जिसमें इनको ये रोल दिया गया है, उसी चलान में उनको ये रोल दिया गया है कि उन्होंने बच्ची को कराची आकर लिया, अगवा किया, इंटाइस किया। पहले तो इंटाइसमेंट का बहुत बड़ा एलिगेशन है कि 3 साल तक इंटाइसमेंट की गई है जहीर की तरफ से, जो मरकजी किरदार है। उसके बाद जो शबीर है वो अपने छोटे भाई के साथ कराची में बाकायदा तौर पर गया, उसकी CDR लोकेशन ने इस चीज को वाजे किया और वो जाकर इस बच्ची को उसके नेचुरल गार्डियन की कस्टडी से लेकर आया। 8 जून का फैसला सिंध हाई कोर्ट का बताना है, 21 जून का फैसला खा जाना है, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच की जमानत बतानी है कि हमें 18 जुलाई को जमानत मिली। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर बेंच की और बहावलपुर बेंच की जमानत खा जानी है, जहां पे झूठ बोले गए, जहां के ऑर्डर्स को एज ए टूल यूज किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को, वो चीजें भूल जानी है। उसके अलावा जहां जहां अदालत के साथ फ्रॉड किया है, जहां जहां अदालतों के साथ चीट किया है, जहां जहां अदालतों को गुमराह किया है, वो तमाम चीजें इसमें से हज़फ करके उन्होंने अपने मतलब की चीजें बतानी शुरू कर दी, जिस पर अदालत ने प्रोसीडिंग सुनी, जिसमें जिब्रान नासिर ने यह पॉइंट आउट किया कि हुजूर इनकी तो क्वेश्चन भी पहले लगी थी। इन्होंने इस FIR को खारिज करवाने के लिए, जो आपको याद होगा कि एक 18 अगस्त को वो खत्म हुई थी, वो क्वेश्चन प्रोसीडिंग, जिसके साथ इन्होंने एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगाई थी प्रोसिक्यूटर के खिलाफ, उसके साथ साथ एक क्वेश्चन की दरखास्त भी थी। क्वेश्चन ये होती है कि ये FIR को खत्म करवाना चाहते थे, ये इस मुकदमे को खत्म करवाना चाहते थे, ये चाहते थे इस FIR को खारिज कर दिया जाए। उसके लिए जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की थी, पूरी हाई कोर्ट्स के अंदर एक ही प्रोसीजर है उसका, 199 की पिटीशन फाइल की दिया। हर पाकिस्तान की हर हाई कोर्ट के अंदर एक ही प्रोसीजर है इसके लिए। आर्टिकल 199 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, उसकी एक रिट फाइल की जाती है उस प्रोसीजर के लिए, और वो इनकी रिट जो है वो खारिज हो चुकी थी। जिस पर जब जिब्रान नासिर ने पॉइंट आउट किया तो अदालत ने पूछा कि ये आपने कॉपी क्यों नहीं लगाई, जिस पर आए बहशाएं। अब आमर नियाज बडेरा साहब को महसूस हो गया कि आज तो सिंध हाई कोर्ट इस मूड में बैठी है कि हर चोरी पकड़ेगी, और जिब्रान नासिर इस मूड से आया है, इस एग्रेशन से आया है
कि ये हमारी हर चोरी को पॉइंट आउट करेगा। जब ये सारी चीजें पॉइंट आउट हुई, जब ये सारी चीजें अदालत के सामने आई, तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और अदालतें बरहमी का इजहार करती हैं। ये काम अगर जिब्रान नासिर करेंगे, मैं करूंगा, जीएन कुरैशी करेंगे, तब भी अदालतें बरहमी का इजहार करेंगी। कोई भी वकील अगर अदालत के सामने फैक्ट्स को छुपाएगा, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स करेगा, झूठ बोलेगा, अदालत के सामने हकायक छुपाएगा, तो फिर अदालतें गुस्सा करती हैं। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, क्वेश्चन तो आपने छुपा ली, अब मुझे ये बताएं कि जब किसी के खिलाफ कोई चलान आता है और वो एक्सेप्ट होता है, चलान चलता है, तो उसकी रेमेडी होती है एक कि वो मुलजिम जो है वो ट्रायल कोर्ट से ही एक दरखास्त देकर अपनी बरियत ले सकता है। अगर वो समझता है कि उसके खिलाफ मुकदमा बड़ा कमजोर है, उसके खिलाफ शवाहिद मौजूद नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा काफी नहीं है, मुनासिब शवाहिद का नहीं है, तो वो एक दरखास्त फाइल कर सकता है वहां पे 265 के CRPC ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265, उसका आगे सब सेक्शन के है, उसके तहत कि आपने वो फाइल की जिस पर अगेन आए बैश है, क्योंकि कोई दरखास्त दायर नहीं की, फौरी तौर पर चलान की कॉग्निजेंस के ऑर्डर को लेकर ऊपर आ गए, जैसे ही कॉपी मिली फौरन चलान की कॉग्निजेंस को चैलेंज कर दिया, जिस पर अदालत ने अगेन कहा कि आपको तो अपनी रेमेडी वहां पे लेनी चाहिए। 2-3 बच्चियों के मामले जो मुकदमे चल रहे थे, जिसके अंदर बच्चियों को शौहरों के साथ जाने की इजाजत दी गई थी सिंध हाईकोर्ट के अंदर से, और के आगा साहब नाम का एक बेंच है, उनकी तरफ से ये इजाजत दी गई। के आगा साहब की अदालत के उन फैसलों को जिक्र किया गया जिस पर जिब्रान नासिर ने आड़े हाथों लिया। जिब्रान नासिर ने कहा कि सर ये हर चीज को गलत कोट करते हैं, ये मिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हर मुकदमे के फैक्ट्स अपने होते हैं, हर मुकदमे की चीजें अपनी होती हैं, हर मुकदमे की संगीनी अपनी होती है। सारे मुकदमे जहीर अहमद के मुकदमे जैसे नहीं है। जहीर अहमद के अगर आप चलान को पढ़ेंगे तो ये पूरी एक हॉलीवुड की स्टोरी है। 3 सूबों को चकमा देना, 3 सूबों की पुलिस को चकमा देना, 3 सूबों के लोगों को गुमराह करना, पूरी दुनिया के लोगों के जज्बात के साथ खेलना, यह आम मुकदमा नहीं है, ये वो वाला मुकदमा नहीं है जिस पर अदालत ने उनके उस आर्ग्यूमेंट को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि आप हर चीज को मिक्स ना करें, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पर रहें कि चलान कैसे गलत है, आप इस चीज के ऊपर आए जिस पर उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। हमारी अदालतों के पास बहुत वर्कलोड होता है, यकीनी तौर पर यह मुकदमा बहुत अहम है, लेकिन अदालतों के लिए हर मुकदमा अहम होता है। अदालतों के सामने जो मुकदमा, जजेस के सामने जो मुकदमात होते हैं, उसके लिए ऑनरेबल जजेस की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अदालत ने बड़ा क्लियर इंदिया दिया है कि झूठ बोलने वालों को, अदालतों के साथ चोरी करने वालों को, कंसीलमेंट करने वालों को, फ्रॉड करने वालों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा।